आइए आप लोगों को दिखलाते हैं विशाल मगध साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी पाटलिपुत्रा के ऐतिहासिक विरासत को। ये कुम्हरार पार्क है। आइए। देखिए, पाटलिपुत्रा के कुम्हरार पार्क में आरोग्य विहार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मौर्यकालीन स्तंभ मिले हैं और जैसे पाटलिपुत्रा उस समय राजधानी थी। तो ये जो स्थान है ना, ये भग्नावशेष है आरोग्य विहार केंद्र का। अच्छा। और महाराज धन्वंतरी का जो है ये आरोग्य उपचार केंद्र था। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। ये साबित होता है इस क्षेत्र में मिले उत्खनन से। देखिए, उस समय मौर्यकालीन जो पाया था स्तंभ था उसका यहाँ टुकड़ा है। वो सिंगल रूप में है, लेकिन ये टुकड़ा टुकड़ा में है। पशुओं की मूर्तियाँ, खिलौने और वास्तुकला के टुकड़े यहाँ मिले हैं। हरियक हो गया, हाँ, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, सब गुप्त वंश। मेरा ऐसा अपना निजी तौर पे मानना है कि अगर पृथ्वीराज चौहान मगध के राजा होते तो मोहम्मद गौरी को 17 बार मौका नहीं देते। पहला बार में समाप्त कर देते। सिद्धांत का पालन न करते होंगे। देखिए अंकित जी, मगध और मेवाड़ यानी राजस्थान कहिए उसको, राजस्थान के मनोभाव में एक अंतर है। राष्ट्र का या किसी राज्य का सत्ता केंद्र समय समय से बदलते रहता है। आज जैसे हम लोगों को मानसिक रूप से ही बैठ चुका है कि सत्ता केंद्र यानी दिल्ली। कभी ईसा पूर्व जब बात रामायण और महाभारत यानी त्रेता और द्वापर युग की बाद अगर किसी क्षेत्र की बात आती है तो एक नाम आता है मगध। और आज के लोग शायद एक कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना बड़ा साम्राज्य यानी इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर अरब तक और सुदूर मतलब चीन, मंगोलिया से लेकर के दक्षिण तक राज करने वाला साम्राज्य मगध, और मगध का सत्ता केंद्र पटना था। जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं होगा उसके लिए ये अकल्पनीय विषय है कि पटना भी कभी इतने बड़े क्षेत्र का सत्ता केंद्र हुआ करता था। हम लोग अभी जिस जगह पर हैं, ये जगह है पटना का कुम्हरार, यानी मगध सत्ता केंद्र की राजधानी। और उस राजधानी का अभी ये देखिए, ये उसका अवशेष है। आगे भी है मतलब पत्थर का बना हुआ कई क्षेत्र में बड़ा बड़ा महल था, यानी उस समय का राज केंद्र इसको कहा जाए। अच्छा, यहाँ पर मौर्यकालीन स्तंभ मिले हैं और जैसे पाटलिपुत्रा उस समय राजधानी थी तो उसमें बहुत सारे गुप्त का और मौर्य पीरियड का, जैसे इसमें जो आप देख रहे हैं ईंट का है जो टेराकोटा से बना हुआ है, उसकी इसमें बहुत अवशेष मिली है। तो ये जो स्थान है ना, ये भग्नावशेष है आरोग्य विहार केंद्र का। अच्छा। और महाराज धन्वंतरी का जो है ये आरोग्य उपचार केंद्र था। और यहाँ पे 3 चरण में जो यहाँ खुदाई हुई है, तो ये गुप्तकालीन संरचना है जिसको भी हम लोग देख रहे हैं। इसके आगे के भाग में मौर्यकालीन भी संरचना मिली है, जिसमें 80 स्तंभों पे बना हुआ एक भवन है, जिसमें वो उस समय का सभागार हुआ करता था। तो ये जहाँ पे अभी हम लोग वर्तमान में खड़े हैं, ये भग्नावशेष जो है ये गुप्तकालीन है और धन्वंतरी का स्थान हुआ करता था ये, जहाँ पे आरोग्य विहार केंद्र चलता था। देखिए, पाटलिपुत्रा के कुम्हरार पार्क में आरोग्य विहार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बोर्ड लगा हुआ है, जो आप दिखा सकते हैं किस प्रकार से इसमें जो उत्खनन में मिला है उसका इसमें पूरा जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है, एक साइड हिंदी में है और एक साइड इसका इंग्लिश में है, दोनों साइड लिखा गया है। देखिए अंकित जी, मगध और
मेवाड़ यानी राजस्थान कहिए उसको, राजस्थान के मनोभाव में एक अंतर है। दोनों जगह की मनः स्थिति, दोनों जगह के लोग लड़ाके हुए, यानी वारियर मगध भी था और वारियर क्षेत्र राजस्थान भी रहा, लेकिन राजस्थान के लोग संघर्ष में ज़्यादा बलिदान इसलिए हुए कि लड़ाई में सिद्धांत का पालन करते थे, नियम का पालन करते थे। यानी रात्रि के समय युद्ध नहीं करेंगे, जिसके पास हथियार नहीं है उस पर हथियार नहीं, मतलब निशस्त्र हो गया है उससे युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन मगध ये सब काम नहीं करता था। मगध युद्ध जीतने में विश्वास करते रहा है शुरू से। युद्ध कैसे जीता जाए, युद्ध में ज़्यादा धार्मिक न होते हुए, ज़्यादा नियम का पालन न करते हुए, चूँकि आक्रमणकारी किसी नियम का पालन नहीं करते थे। आक्रमणकारी युद्ध हराने के लिए तरह तरह का तरीका इस्तेमाल करता था। मगध की जो लड़ाई की रणनीति रही है वो राजस्थान से अलग रहा है। देखिए, मूल दो शब्द का अंतर, एक होता है वीरता और दूसरा है वीरता के साथ क्रूरता। हाँ, वीरता के साथ क्रूरता। मगध के साथ में जो इतिहास कहता है, कलिंग विजय के बाद या कलिंग का युद्ध जो है वो सबसे क्रूर युद्ध था, और इतना क्रूर था कि अशोक इस बात के लिए भी तैयार नहीं था कि जब उसको ये सूचना हुई कि अब पूरे राज्य में पुरुष नहीं बचे, फिर भी उसने कहा कि उसने पराजय तो स्वीकारा नहीं है। तो जब तक कलिंग पराजय नहीं स्वीकारता है तब तक हम इसको जय कैसे मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सोच है कि क्रूरता से वीरता के साथ में क्रूरता जो है ना, मगध की प्रवृत्ति थी। युद्ध में आवश्यक है वीरता के साथ क्रूरता। जब तक सैनिक अगर क्रूर नहीं होगा तो युद्ध, सैनिक कोई दया भाव का चीज़ थोड़े है। सेना अगर दया करना शुरू करे तो राज्य विस्तार नहीं होगा। सेना दया करना शुरू करे तो मतलब क्षेत्र स्वतंत्र हो जाएंगे, वो किसी के माने मूल सत्ता के अधीनस्थ रहेगा नहीं। वो तो क्रूरता तो आवश्यक। मगध का एक ऐसा था कि मैंने उसको कहें कि मानसिकता था कि सत्ता किसी भी तरह हमको चाहिए। आप ज़्यादा पीछे मत जाइए, आप नोआखाली का आतंक देखिए। नोआखाली में जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, तो मगध ने ही बंद कराया। बाकी पूरा भारत दर्शन कर रहा था उस स्थिति का कि भाई इस पर निराकरण कैसे होगा, चिंतन मनन की स्थिति थी। लेकिन बिहार में, खासकर मगध के प्रदेश में, जब रजौली बॉर्डर पे हिंदू महासभा की ट्रकों को रोक दिया गया तो उसने कहा कि ठीक है, इसका बदला हम अपने तरीके से हमारे प्रदेश में लेना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध है ये दो मान्यताओं धर्म के बीच की युद्ध है। तो अगर वहाँ हमारे उपासक मारे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम दूसरे धर्म के उपासक जो है उनका हत्या करना शुरू करेंगे। और 3 दिन में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि गांधी को आके रजौली बॉर्डर पर अनशन करना पड़ा। गांधी का सेकुलरिज्म जाग गया, ठीक है ना। तो वीरता के साथ क्रूरता का परिचय नोआखाली के समय में मगधियों ने दिया था। वो छोड़िए, मतलब वो तो 46 का घटना है ना, जब यहाँ नक्सल आंदोलन हुआ। मैंने हाल का बता रहे हैं, 90 के दशक। नक्सलियों ने जब सपना देखा कि हमको नेपाल से लेकर के सुदूर दक्षिण तक के रेड कॉरिडोर बनाना है, तो उसका रेड कॉरिडोर कहाँ ध्वस्त हो गया? मगध में। मगध में उसका रेड कॉरिडोर ध्वस्त हो गया और नक्सल समाप्ति की ओर, मतलब अवसान की ओर उसके वैचारिक लोग चल दिए। आप 90 का वो दौर भी देखेंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा हत्याएं नहीं हुई। हाँ। लेकिन जो हत्याओं का दौर चला उसमें क्रूरता इतना ज़्यादा था कि वो सारे लोगों को भयाक्रांत कर दिया कि भाई जिस शिद्दत से आप लड़ोगे उससे ज़्यादा शिद्दत से आपको यहाँ से जवाब मिलेगा, प्रतिक्रिया मिलेगी। ये प्रतिक्रिया का जो डर था उसकी वजह से जो है नक्सल आंदोलन बीच में ही इसी प्रतिक्रिया के अभाव में, देखिए इसी प्रतिक्रिया के अभाव में कश्मीर घाटी आज खाली हो गया, बांग्लादेश खाली हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग मतलब मानसिक रूप से प्रतिक्रियावादी नहीं थे। मेरा ऐसा अपना निजी तौर पे मानना है कि अगर पृथ्वीराज चौहान मगध के राजा होते तो मोहम्मद गौरी को 17 बार मौका नहीं देते। पहला बार में समाप्त कर देते, सिद्धांत का पालन न करते हुए। पृथ्वीराज, अरे भारत का सब दिन पराया हुआ सद्गुण विकृति के कारण। सद्गुण बढ़िया बात है, लेकिन वो युद्ध में पालन नहीं होता है, वो पालन होता है राज्य व्यवस्था में। दुश्मन के साथ सद्गुण का पालन करेगा तो उसको तो समाप्त हो जाना है। जगह है स्तंभों एवं पंक्तियों के मध्य इसमें मौर्यकालीन लगभग 15 फीट का अंतर मिला है।
कुम्हरार पार्क में। इसका पूरा नक्शा यहाँ पर दिया हुआ है। आइए। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। ये साबित होता है इस क्षेत्र में मिले उत्खनन से। उत्खनन में 80 खंभों का मतलब सभागार मिला, जो यहाँ बाद में मिट्टी और बालू भर करके उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन देखिए उसका एक पिलर उपलब्ध है यहाँ पे। बाकी कुछ टूटा फूटा भाग वहाँ रखा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे सभागार था। और बताया जाता है कि मतलब मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसका मुख्य सबूत यही है। क्या अंकित जी? ऐतिहासिक प्रमाण, लिखित प्रमाण तो जो बाहर के इतिहासकार हैं उनसे मिलता ही है, और जो प्राक प्रमाण है उसके लिए ये शिलालेख जो है वो गवाही दे रहा है कि ये मौर्यकालीन भग्नावशेष, जिसका प्रागैतिहासिक अध्ययन जब किया गया तो ये मौर्यकालीन युग का पाया गया। और 80 शिलाओं पर बना यहाँ पे सभागार हुआ। आइए हम लोग उसको भी दिखलाते हैं। यहाँ कुम्हरार में, यहाँ उत्खनन में मिला हुआ अवशेष देखिए कितना मोटा मोटा पिलर रहा करता था। उस समय का पाया है ना। उस समय का पाया है। देखिए जो स्तंभ शिलालेख है, हाँ उसका देखिए इधर टुकड़ा टुकड़ा, इधर टुकड़े टुकड़े में भी देखिए उस समय मौर्यकालीन जो पाया था, स्तंभ था, उसका यहाँ टुकड़ा है। वो सिंगल रूप में है, लेकिन ये टुकड़ा टुकड़ा में है। और ये सब पुराना पुराना पत्थर है। देखिए कितना चिकना चिकना है, जबकि उस समय चिकना करने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ करता था। देखिए कितना है ये फिनिशिंग किया हुआ इसका ना। कितना गोला गोला पाया सब उस समय। आज के समय में लगता है कि यह कल नहीं है। ग्रेनाइट का है जैसे, है ना। अच्छा, ये सब पत्थर तो आया होगा कम से कम 100 किलोमीटर दूर से। अच्छा, उतना भारी भारी स्तंभ कहाँ, कैसे हाथी पर या किसी चीज़ पर लाया जाता होगा उसको? ऐसे मगध के लोग शक्तिशाली, बलवान, एनर्जेटिक थे, तब इतना बड़ा बड़ा उठा के ले आए पत्थर। उस समय तो क्रेन वगैरह तो नहीं था। ये उत्खनन में मिला हुआ टेराकोटा है। पशुओं की मूर्तियाँ, खिलौने और वास्तुकला के टुकड़े यहाँ मिले हैं। ये बनाया हुआ है वो कि इस तरह का सिंबल है कि 80 खंभों का, हाँ, बना हुआ ये, यानी 80 खंभों का बना है। यानी उस समय के पार्लियामेंट टाइप होगा। उस समय लगता होगा राजा बैठते होंगे, इसमें बड़ा जनता असेंबली था। 80 खंभों पर बना हुआ। जो 80 पिलर दिखा, हाँ, हमारे साथ ये यहाँ के गाइड हैं। ये देखिए ओरिजिनल यही है। और ये तालाब है, इसी में से 80 पिलर निकला था। इसमें इसी में से, अच्छा, इसी में से जो एक बड़ा बड़ा पिलर है तो यहाँ रखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। एक जो तालाब में भी निकला हुआ है, जो खुदाई हुआ, हाँ वो भी है, जीवंत है। हाँ, अभी वो निकला है और खुदाई में और निकलेगा। और पीछे एक आरोग्य विहार धन्वंतरी वैद्य का प्रयोगशाला है, वो देख लीजिए, पीछे जाइएगा तो। वो देखे हैं, वो तो लगता है कि आर्टिफिशियल मॉडल है। हाँ, आर्टिफिशियल मनीष, मतलब उस समय के एक तरह से सोच विचार के ऐसा अनुमानित एक तरह से ढांचा बनाया गया। मिला है। पूरा उसका चित्र इसमें दिखाया गया कि सब उस समय उत्खनन हो रहा था। देखिए मगध में उस समय हाथी का कितना शक्तिशाली था, उसका भी है ना।
अच्छा, इसमें जो रखा गया है संग्रहालय पटना में है, जो यहाँ से निकला है, यहाँ का कुछ उत्खनन कोलकाता में है। देखिए यही का है, कोलकाता में रखा गया है, इसको पटना संग्रहालय में रखा गया है। इधर भी उस समय का उत्खनन है इसमें। उसका इसमें चित्र बनाया गया है। बहुत नीचे था। पूरा नंदवन से लेकर हरियक हो गया, हाँ, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, सब गुप्त वंश हो गया, पाल। हाँ देखिए गुप्ता पीरियड को स्वर्ण पीरियड किया गया, कहा गया 775 तक पाले रहा है। हाँ। 765 से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पाटलिपुत्रा की खोज, मेगास्थनीज जो बुक लिखा है वो है, लेकिन हम लोग विदेशी, देखिए ना इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेगास्थनीज में ही है, हमारा चीज़ है, अब विदेशों द्वारा इसकी खोज की गई है। कितना मतलब हम लोग का इतिहास, नहीं हमारे द्वारा नहीं किया गया कुछ भी, यही तो दुर्भाग्य का बात है कि विदेशी राइटर इसको लिख रहा है अपने हिसाब से, हम लोग उसको पढ़ के यूपीएससी बीपीएससी बन रहे हैं, हमारा ऑथर कोई नहीं लिखा है। तो देखिए पूर्णतः मगध का इतिहास इतिहास है।